हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर। तो हम कर रहे थे क्लास 7 की एनसीईआरटी और उसमें हम कर रहे थे साइंस। और साइंस के चैप्टर 4 तक हम कर चुके हैं। तो जिसने भी चैप्टर 4 तक साइंस नहीं किए हैं, साइंस के चैप्टर नहीं किए हैं, उन सब वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप जो चारों के चारों साइंस के चैप्टर है वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अम्ल, अक्षारक और लवण। तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम अम्ल क्या होते हैं, अक्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब हमें पढ़ेंगे कि अम्ल और अक्षार क्या होते हैं। मैं यहाँ से रेड पेन ले लेती हूँ। तो रेड पेन मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब देखो, अम्ल और अक्षार क्या होते हैं। नींबू, दही, नींबू, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। खट्टा होता है, बिल्कुल होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें होता है अम्ल। क्या होता है, इनमें अम्ल होता है, यानी कि एसिड होता है। और ऐसे पदार्थों की जो रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, ऐसे रासायनिक पदार्थों की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। कैसी होती है, अम्लीय यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे की जो रासायनिक प्रकृति कैसे हो जाएगी, अम्लीय यहाँ पे हो जाएगी। अब देखिए, अब जो एसिड शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द एसियर से। किससे हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द एसियर से। इसकी उत्पत्ति हुई है, किसकी उत्पत्ति हुई है, एसिड की उत्पत्ति यहाँ पे हुई, जिसका अर्थ है खट्टा। जिसका अर्थ है हो जाएगा हमारा खट्टा। तो पदार्थों में जो अम्ल पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे कैसे हो जाएंगे। जो पदार्थों में अम्ल पाए जाते हैं वो होते आ जाएंगे प्राकृतिक अम्ल, नेचुरल अम्ल। जो नेचुरल चीज़ों में मिलते हैं, जैसे कि नींबू का रस, संतरे का रस है, सिरके का स्वाद है। तो इन सब में ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी नेचुरल, मतलब प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो इनके अंदर जो अम्ल होंगे वो भी क्या होंगे, प्राकृतिक है। मतलब जिसको प्रकृति ने खुद बनाया है, मैन मेड नहीं है। इंसानों ने इन अम्लों को खुद नहीं बनाया है। तो यहाँ पे देखिए, अब अम्ल हमने कर लिया, उसके बाद एक बात करते हैं क्षार। क्षार क्या होते हैं। अब देखो, क्षार की बात करते हैं। अब आपने बेकिंग सोडा देखा हो घर में, तो बेकिंग सोडा का स्वाद कैसा होता है। तो इसका स्वाद खट्टा तो नहीं होता, नहीं, लेकिन इसका स्वाद कैसा, इसका स्वाद हमारा कड़वा होता है। और अगर हम जो क्षार होते हैं उनको अपनी उंगलियों के बीच घुमाएंगे तो कैसे लगेंगे, तो हमें लगेंगे साबुन की तरह, एकदम चिकने चिकने लगेंगे। तो फिर क्षार किसको कहेंगे, क्षार कहेंगे ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है उन्हें क्या कहेंगे, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है उन्हें हम कहेंगे क्षार। क्या कहेंगे ना, हम कहेंगे क्षार। जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे क्षार कहेंगे। जो हमारा साबुन है वो कैसा होता है, वो साबुन में हमारा क्षार है। और इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है, इन पदार्थों की प्रकृति होती है हमारी क्षारीय। कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो, कोई भी पदार्थ है, अब अम्लों को हमने टेस्ट किया और हमने क्षारों को टेस्ट कर दिया, लेकिन क्या हम किसी पदार्थ को ऐसे ही ऐसे ही चख सकते हैं। अगर हमें किसी पदार्थ की प्रकृति याद करनी है कि मतलब किस तरह का पदार्थ है, अम्ल है, क्षार है, क्या है, तो क्या हम हर बार इन पदार्थों को चखेंगे, हर बार टेस्ट करेंगे, नहीं। इन पदार्थों को टेस्ट करना हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है। तो हम फिर कैसे पता करेंगे कि पदार्थ अम्ल या क्षार है। तो हम क्या करेंगे, देखो, तो अम्ल या क्षार की प्रकृति प्राप्त करना, मतलब जानने के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स की ज़रूरत होती है। मीन्स कि कुछ में सूचकों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी, सूचकों की। तो अब देखो, कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, कोई पदार्थ अम्लीय है क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। और ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, जो पदार्थ है क्या कहलाएंगे हमारे सूचक। ये पदार्थ होते हैं हमारे सूचक। अब सूचक क्या हो जाते हैं, सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विजन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। अब सूचक होंगे, अब उनको अम्ल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका रंग चेंज हो जाएगा। अक्षार में डालेंगे फिर उनका रंग चेंज हो जाएगा। तो जो नेचुरल सूचक होते हैं वो देखो, हल्दी है, नेचुरल सूचक है। लिटमस है, गुड़हल है, गुड़हल की पंखुड़ी, तो क्या है, कुछ नेचुरल सूचक, मतलब प्राकृतिक सूचक ये प्रकृति ने दिए हैं। अब हल्दी का तो हर किसी को पता होगा कि हल्दी हम घरों में यूज़ करते हैं। तो कई बार हल्दी होती है वो हमारे कपड़ों पर डल जाती है, तो उसको जब उसके ऊपर साबुन लगाते हैं तो कैसा रंग हो जाता है, तो हो जाता है एकदम से रेड कलर हो जाता है। तो हल्दी क्या एक इंडिकेटर है, हल्दी क्या एक सूचक है। और उसके ऊपर जो हमने क्या लगा, इसके ऊपर हमने लगा क्षार, तो क्षार लगाने से उसका रंग कैसा हो गया, वो रेड कलर की यहाँ पे हो जाती है। अब देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टेबल दे रखी है। ये टेबल है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस में क्या अम्ल पाया जाता है। आप इस टेबल को ना अच्छे से याद कर लेना। जो एसिटिक अम्ल होगा किसमें मिलेगा, सिरके में मिलेगा। फॉर्मिक अम्ल होगा चींटी के डंक में। साइट्रिक अम्ल होगा नींबू कुल के सिट्रिक फल, मतलब जो नींबू है, नींबू जैसे जितने ही फल हो जाएंगे, जैसे मौसमी हो गया, संतरा हो गया, तो सारे किसके प्रजाति के, नींबू की प्रजाति के फल हैं। तो इन सब में क्या हो जाएगा, इन सब में हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। ठीक है।
और दूसरा आपने सुना होगा कि इनको क्या बोलते हैं, इनको सिट्रिक फल बोलते हैं, सिट्रिक फ्रूट बोलते हैं। अब लैक्टिक अम्ल कहाँ होता है? लैक्टिक अम्ल होता है हमारा दही में, और ऑक्जेलिक अम्ल होता है हमारा पालक में, और एस्कॉर्बिक अम्ल होता है आंवला में, सिट्रिक फल में भी एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर विटामिन सी जिसको बोलते हैं वो होता है। और टार्टरिक अम्ल का आपको पता होगा, इमली है, अंगूर है, कच्चा आम है, तो इनमें सब में क्या हो जाएगा? इन सब में हो जाएगा हमारा टार्टरिक अम्ल। हम यहाँ पे क्षारक देखो, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो किस में मिलेगा? वो मिलेगा चूने के पानी में। चूने के पानी में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे होता है। और उसके अलावा जो खिड़की का कांच है, जो खिड़की को मतलब जो कांच को साफ़ करने के लिए जो भी वो लिक्विड्स आता है बोतल में, जिससे हम कांच साफ़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है? वो एक्चुअली में वो साबुन का पानी होता है। तो उसमें कौन सा क्षार होता है? उसमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे जो साबुन है, साबुन का तो सबको पता होगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे होता है। दूसरा जो दूध या मैग्नीशियम होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम कई बार एसिडिटी होने पर यूज़ करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे होता है। तो ये थे कुछ क्षारकों के नाम। अब देखते हैं ऊपर। अब बात करते हैं कि हमारे आस पास के प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? जिनसे हम पता लगाएंगे कि कोई भी चीज़ अम्लीय है या क्षारीय है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे सूचक। तो बात करते हैं लिटमस की। अब लिटमस कहाँ से आता है? कैसा होता है लिटमस पत्र? एक प्राकृतिक रंजक कैसे है लिटमस? लिटमस की बात यहाँ पे करते हैं। तो सबसे सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस। हम लिटमस का यूज़ करते हैं। इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। जो लाइकेन होते हैं, हमारे शैवाल होते हैं, उनसे क्या बनाया जाता है? उनसे बनाया जाता है हमारा लिटमस। आंसू जल में इसका रंग माव विश्लेषण होता है। जब इसे विलयन में मिलाया जाता है तो कैसा हो जाएगा इसका रंग? तो इसका रंग हो जाता है लाल हमारा। देखो, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? इसका रंग लाल हो जाता है, इसका रंग लाल हो जाएगा। और जब ये क्षारीय मिलाया जाएगा तो कैसा हो जाएगा? नीला। जो हमारा लिटमस होता है, जब लिटमस को हम एसिड में डालेंगे, जो लिटमस पेपर है उसको डाला एसिड में, तो कैसा हो जाएगा? लाल। और लिटमस को जब क्षार में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है, तो यह लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। कौन? लिटमस जो होता है। लिटमस के जो देखो, जो लिटमस है उसके हमने क्या बना दिए? तो इस तरीके से पत्ती बना दिए। क्या बना दी? दो कागज़ की फॉर्म में हमने लिटमस पत्र को ऐसे यूज़ कर लिया है। अगर उसको हम एसिड में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगर उसको क्षार में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? क्षार में डालेंगे तो हो जाएगा नीला, और एसिड में डालेंगे तो हो जाएगा लाल। और चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे देखो, आगे चलते हैं। तो प्लास्टिक, ये प्याज का एग्जाम्पल दे रखा है इसमें। उसके बाद देखिए करने की, यस, चूने के पानी को बनाने के लिए किसी बोतल में चूने कुछ मात्रा में पानी लीजिए। विलेन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी है। तो चूने का पानी होगा। बात करते हैं कि उदासीन विलेन क्या कहलाते हैं। उदासीन विलेन क्या होते हैं? अब देखो, ऐसे विलेन जो लाल अथवा लीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, उदासीन विलेन कहलाते हैं। अब देखो, जो कुछ ऐसे विलेन होते हैं, मतलब कि कुछ लगा लो ऐसे विलेन है जिनको मैं एसिड में डाल दूंगी और जिनको डाल दूंगी मैं अम्ल में भी, लेकिन दोनों का रंग सेम रहेगा, रंग चेंज ही नहीं होगा। तो इससे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम उदासीन विलेन। जो इनकी प्रकृति होती है वो कैसे होते हैं? ना तो ये अम्लीय होंगे, ना होंगे ये क्षारीय, ना तो ये खट्टे हैं, ना ये कड़वे हैं। तो ऐसे विलेन क्या कहलाएंगे? ऐसे विलेन कहलाते हैं उदासीन विलेन। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, वहाँ पे प्रैक्टिकल देखते रहना। अब देखो यहाँ पे पुष्प का, जो यहाँ पे गुड़हल का पुष्प है, गुड़हल के पुष्प से ये देखो, ये हल्दी वाला एग्जाम्पल, ये कागज़ था। यहाँ पे देखो, कागज़ पे क्या लगा दिया? अब माता जी का जन्मदिन है, उसके जन्मदिन पर बधाई पत्र बना दिया। सादे सफ़ेद कागज़ पर किसका पेस्ट लगाया? हल्दी का पेस्ट लगा दिया और उससे सुखा लिया। फिर रुई के फोए की सहायता से इस पर चूने के पानी से खूबसूरत फूल बनाइए। अब देखो, कोई चूने का पानी ले लो या फिर साबुन का पानी ले लो, तो उससे जो हमने कॉटन बड का यूज़ करके कोई फ्लावर बना रहे, तो कैसा होगा? ये हो गया रेड कलर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? कि इस पर हमने डाला था हल्दी, और हल्दी पे जब हम क्षार का प्रयोग करते हैं तो कैसा दिखाता है? वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे रेड कलर शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, जो सूचक का गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलेनों को गहरा गुलाबी, क्षारीय विलेनों को हरा कर देता है। अब देखो, जो गुड़हल के पुष्प है उसको पानी मिला के तो उसका रंग उसका निकाल लिया, जो लिक्विड था वो निकाल लिया, उससे लिक्विड प्राप्त किया। फिर उसको जब अम्ल में और क्षार में डाला, तो अम्ल में डाला तो कैसा रंग हुआ? उसका जो मर्जेंटा कलर था वो हो गया। और क्षार में डाला तो कैसा होगा? क्षार में डाला तो हो गया किसका? हरा रंग हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये है, ये गुड़हल के पुष्प से ये सूचक बना दिया। गुड़हल के पुष्प को पानी में डाल कर थोड़ा सा उसे ये ले लिया,
पानी में डाला, जो पानी था उसका गुड़हल का पुष्प, तो इसे बोलेंगे सूचक। जब इस सूचक को इस अम्ल के अंदर डाला गया तो कैसा होगा, ये होगा मर्जेंटा कलर। और जब इस सूचक को एसिड में बेस में डाला गया, मतलब क्षार में डाला गया, तो कैसा होगा, ये हो गया हमारा हरे रंग का। तो जो हमारा गुड़हल का पुष्प है वो भी क्या होता है, हमारा जो गुड़हल का पुष्प है वो हमारा सूचक है। तो गुड़हल का पुष्प से तैयार किया गया सूचक। कैसे तैयार करेंगे सूचक को, मैंने आपको बता दिया है। अब इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उसमें हम क्षारीय रंग को प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है उदासीनीकरण। क्या होता है उदासीनीकरण। अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जो क्षारक होते हैं क्या करते हैं, वो लाल लिटमस को क्या कर देंगे, नीला। अम्ल क्या करेंगे, अम्ल करेंगे नीले को लाल, नीले को लाल, जैसे अनील है, अनिल ऐसे याद कर लो, अनील है अनिल। ठीक है, तो अम्ल क्या करेंगे, नीले को लाल कर देंगे, और जो क्षारक क्या करेंगे, लाल को क्या कर देंगे, नीला कर देंगे, लाल को नीला कर देंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे चलते हैं। उदासीनीकरण क्या विक्रिया क्या होती है। अब देखो, आपने कभी कभी देखा होगा कि वैसे मैंने बताया था, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या होती है, अम्ल और क्षार मिलेंगे तो जो भी रिएक्शन वहाँ पे उसे कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। कई बार जैसे आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है। अब छोटा सा एग्जांपल एसिडिटी का ले लो। और जैसे कि हमने बताया था कि जैसे कि हम भोजन ग्रहण करते हैं, हमने क्लास 6 में पढ़ा होगा, क्लास 7 में हमने पढ़ा होगा कि जो हमारा स्टमक होता है वो कौन सा अम्ल रिलीज़ करता है। वो जैसे हमारे स्टमक में भोजन जाता है, भोजन हम करते हैं, तो भोजन की जो पाचन क्रिया उसको चालू करने के लिए जो हमारा जो स्टमक है वो एक अम्ल है उसको रिलीज़ करता है, वो है HCl रिलीज़ करता है। तो कई बार क्या होता है कि जो HCl है वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, ज़्यादा स्टमक हमारा प्रोड्यूस कर दिया HCl, तो फिर वो HCl है उससे हमें क्या होती है, हमें जलन होनी शुरू हो जाती है, कई बार खटाई डकारें आती हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब क्या करते हैं हमें एसिडिटी होती है तो हमें क्या किसी का सजेशन दिया जाता है, हमें सजेशन दिया जाता है कि आप इनो ले लो, और इनो लेने से क्या होती है, और झटपट जो हमारी एसिडिटी थी, जो जलन थी, वो एकदम से शांत हो जाती। तो ये कैसे हुआ, एक्चुअल में जो हमारे स्टमक में बना था अम्ल, क्या बना था, अम्ल बना था, एसिड बना था, तो उसमें हमने डाल दिया क्षार। क्या डाला, क्षार, जो इन होती है क्षार होती है, तो हमने क्षार डाला। क्षार डालने से क्या होगी, जो हमारी क्या अभिक्रिया हुई अंदर जाके, तो अभिक्रिया अंदर होगी कि वो कौन सी विक्रिया होगी, अंदर विक्रिया कौन सी, उदासीन। अम्ल प्लस क्षार दोनों मिलकर कौन सी विक्रिया करेंगे, अम्ल और क्षार करेंगे। यहाँ पे कौन सी विक्रिया करेंगे, अम्ल प्लस क्षार उदासीनी का अभिकरण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे उदासीन अभिक्रिया। दोनों मिलकर कौन सी अभिक्रिया की, दोनों ने कर दी उदासीन अभिक्रिया। अब देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, नया पदार्थ निर्मित होता है, उसे क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। अब लवण देखो क्या होता है। अब मैंने आपको बताया कि अम्ल प्लस क्षार मिले तो दोनों ने मिलकर कौन सी अभिक्रिया की, दोनों ने मिलकर अभिक्रिया की, उदासीनीकरण की अभिक्रिया की। मतलब कि जो अम्ल और एसिड दोनों क्या हो गए, उदासीन हो गए, शांत हो गए। तो शांत होने के बाद वहाँ पे क्या बना, वहाँ पे बनेगा लवण, लवण बन जाएगा, और क्या बनेगा, लवण बना और पानी बनेगा, लवण और पानी दोनों बन जाएंगे। तो लवण अम्लीय क्षारीय था, उदासीन प्रकृति का हो सकता है। देखो लवण अम्लीय भी हो सकता है, क्षार भी हो सकता है, उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है। तो एक्चुअल में जो उदासीनीकरण की डेफिनेशन है वो यहाँ पे दी हुई है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। अम्ल और क्षारक के बीच जो होगी क्या हो जाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी हीट है, जैसे एसिड है, एसिड प्लस बेस दोनों जब मिले, ये ए फॉर एसिड बी फॉर बेस है, दोनों मिले तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई, यहाँ पे अभिक्रिया उदासीनीकरण की। और साथ साथ हमारा क्या बना, लवण बना, और क्या बना था, जल बना था, वाटर। और साथ में गैस रिलीज हुई है, गैस क्या हुई, निर्मुक्त होना, मतलब गैस यहाँ पे रिलीज हुई है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यस। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जैसे अम्ल है प्लस क्षारक है, दोनों ने मिलकर क्या बनाए, लवण और बनाए और जल बनाया। और यहाँ से कोई जो गैस थी वो गैस नहीं, हीट थी जो हमारी उष्मा थी वो क्या होगी, यहाँ से रिलीज़ हो गई, उष्मा यहाँ पे निकलेगी, हीट यहाँ पे हमारी निर्मुक्त होगी, मतलब रिलीज़ होगी। अब ये है जो आपकी डेफिनेशन है, उसको थोड़ा सा ऐसे वर्ड्स में लिखा गया कि अम्ल प्लस दोनों क्षार मिलकर दोनों ने बना दिया लवण प्लस जल, और उष्मा साथ में यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगी। तो आप इस जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अगर आपकी डेफिनेशन पूछी जाती है, क्वेश्चन आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया का, तो इसको आप वहाँ पे ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि आपके जो टीचर का इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाला है, और उस क्वेश्चन में आपको मार्क्स भी ज़्यादा हाई मिलेंगे। और टीचर भी है, टीचर होता है वो
एक्चुअली में टीचर थ्योरी में नंबर काट लेता है, लेकिन आप इस तरह की चीज़ें लिखेंगे तो वहाँ पे डेफिनेशन को इस तरीके से, तो टीचर अगर 2 नंबर का क्वेश्चन तो 2 के 2 देगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 के 3 मार्क्स यहाँ पर आपको देगा। तो आप इस चीज़ को जरूर लिखना, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट यहाँ पे पड़ेगा आपके क्वेश्चन आंसर में। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, एग्जांपल भी लिखा हुआ है HCl प्लस NaOH दोनों ने मिलकर क्या बनाया, NaCl बनाया, H2O बनाया, प्लस उसमें बनाया। अब देखो हमारे स्टमक में क्या भी क्रिया होती है, HCl था, HCl में हमने डाला NaOH डाला तो क्या बना, NaCl बन गया। मतलब NaCl होता है सोडियम और क्लोराइड, और साथ में जल बन गया। ये जो सोडियम क्लोराइड के एक लवण है और जल बन गया, और साथ में क्या रिलीज होगी, ऊष्मा यहाँ पे रिलीज हो गई। अब देखो चलते हैं नीचे। अब दैनिक जीवन उदासीकरण के उदाहरण कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में। अब एक तो ये स्टमक वाला हो गया कि HCl है और HCl ज़्यादा रिलीज़ हो गया था, और जैसे भोजन के पाचन में सहायता करता है, कौन पाचन सहायता करता है, HCl। देखो जो HCl कब रिलीज़ होता है, जैसे हमने भोजन ग्रहण किया तो HCl रिलीज़ होके जो पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा हमारा पाचन तंत्र है, उसको सिंबल भेजता है, उसको संकेत भेजता है कि खाना आ गया है। तो खाना आ गया है, पाचन क्रिया को शुरू करने से पहला जो ऐसा आप लगा लो सिंबल भेज रहा है कि खाना आ गया है, तो कैसे भेजता है, वो HCl रिलीज़ करके भेजता है, जिससे कि हमारा सारा का सारा पाचन तंत्र वो एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए हमारा स्टमक है वो HCl को रिलीज़ करता है। ठीक है, आप सोचोगे अब HCl से हमारा स्टमक हो जलता क्यों नहीं, क्योंकि जो साथ में है, जैसे HCl रिलीज होता है उसके साथ साथ जो हमारा स्टमक है साथ में म्यूकस होता है वो रिलीज़ कर देता है, जिससे कि हमारा HCl बहुत सारे केस में शांत हो जाता है। लेकिन कई बार ज़्यादा HCl रिलीज हो जाता है तो उससे हमें एसिडिटी और खट्टी खट्टी डकारें आती है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अब क्या क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर HCl ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तो हमारा भोजन का पाचन अच्छे से हो नहीं पाएगा और अपाचन हो जाएगा। तो ये पाचन कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है। और इससे मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं, दूध या मैग्नीशियम को प्रति अम्ल लेते हैं, इसे कहेंगे हम प्रति अम्ल। अम्ल के ऊपर जो हम ले रहे हैं अम्ल को शांत करने के लिए उसे बोलेंगे प्रति अम्ल। जिसे कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। तो ये अम्ल के प्रभाव को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। मतलब अम्ल के साथ रिएक्ट करके क्या कर देगा, उस सभी क्रिया को उदासीन कर देगा, और साथ में लवण प्लस जल और ऊष्मा यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। अब बात करते हैं चींटी का डंक। चींटी का डंक, जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। अब चींटी ने काटा तो हमें क्या होता है, दर्द होता है। तो चींटी वहाँ पे कौन सा अम्ल छोड़ गई काट के, क्यों हमें वहाँ पे दर्द होता है। एक्चुअल में जो चींटी है वहाँ पे एक द्रव छोड़ गई, उस द्रव का नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। चींटी कौन सा अम्ल छोड़ती है, चींटी छोड़ती है फॉर्मिक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल की वजह से हमें क्या होता है, हमें वहाँ पे दर्द होता है। और यहाँ इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, सोडा डाल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, या फिर हमें कैलेमाइन डाल सकते हैं। तो उससे अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें आराम मिल जाएगा। अब बात करते हैं मृदा उपचार की। अब मृदा में आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी मिट्टी ज़्यादा अम्लीय हो जाती है तो वहाँ पे क्षार डालते हैं। तो देखो यहाँ पे रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग से मृदा क्या कैसे हो जाती है, मृदा हो जाएगी अम्लीय। तो अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए हम डालेंगे क्षार। अगर मिट्टी में क्षार ज़्यादा है तो हम क्या डाल देंगे, अम्ल। कि मतलब कि हमें जो हमारी फसल है या पौधा है कोई, उसको उगाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए होती है उदासीन। अगर मिट्टी उदासीन नहीं होगी, मिट्टी अगर अम्लीय होगी, फिर मिट्टी ज़्यादा क्षारीय होगी, तो वहाँ पे हमारी जो फसल है, हमारे जो पौधे हैं वो यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ नहीं होंगे। तो इसलिए अगर अम्लीय हो तो उसमें डाल देंगे क्षार, और क्षारीय हो तो क्या डाल देंगे, उसमें डाल देंगे हम अम्ल डाल देंगे, और जिससे कि हमारी मिट्टी उदासीन हो जाए और वहाँ पे पौधे ग्रोथ है और जो फसल है वो अच्छे से यहाँ पे उग जाए। अब यहाँ पे देखो बिना बुझा हुआ चूना हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं कारखानों के अपशिष्ट की। अब जो कारखानों में जो अपशिष्ट निकलता है उसमें कैसे पदार्थ होते हैं, उसमें हमारे होते हैं अम्लीय पदार्थ होते हैं। अगर ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को हम डायरेक्ट जलाशयों में डाल दें तो क्या हो जाएगा, वहाँ से जो जलीय जीव जंतु उसमें जो है उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, वे एकदम से नष्ट हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या करते हैं, जो कारखानों का अपशिष्ट है उनको नदी में विसर्जित करने से पहले उनमें जितने भी अम्ल होते हैं उनको उदासीन कर दिया जाता है। मीन्स कि उसमें क्या मिला दिया जाता है, उसमें मिला देते हैं हम क्षार मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा जो अम्ल थे वो सारे उदासीन हो जाते हैं, जिससे जलीय जीवों को ज़्यादा नुकसान नहीं होता, ना उनको कोई मतलब जैसे पहले तो पूरे नष्ट हो रहे थे, उससे नष्ट नहीं होंगे, उनका बचाव हो जाएगा। एक ये देखो आपने क्या सीखा, यहाँ पे आता है आपने क्या सीखा में जितने पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब मोस्टली तो डेफिनेशन ही दी होती है, लेकिन अगर आप थोड़े से ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और पढ़ने में मज़ा आता अच्छा लगता है तो आप इन पॉइंटों को जरूर कीजिएगा। कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है, और
अमल क्या करते हैं, नीले लिटमस को कर देंगे लाल। अमल क्या करेंगे, अनल 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 अनल, ऐसे याद कर लो। अमल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अनल अनल। और क्षार क्या करेंगे, लाल लिटमस को नीला कर देती है। अब नेक्स्ट देखो, वे पदार्थ जो न तैमल्य होते हैं न क्षारीय होते हैं क्या कहलाएंगे, वे कहलाएंगे उदासीन। अब ऐसे पदार्थों के विलयन, अब देखो थोड़ा दिख नहीं रहा आपको, एक मिनट। अब देखो यहाँ पे दोबारा पेन यूज़ कर लेती हूँ। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्ल या क्षारीय होता है उदासीन विलयन में भिन्न रंग को दर्शाते हैं, क्या कहेंगे, सूचक। ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्ल या क्षारीय तथा उदासीन विलयन में भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं, अब सूचक कहलाते हैं। सूचक मैंने आपको बताया था, सूचक वे पदार्थ होते हैं मतलब कि एक तो मैंने बताया था कि आपको अम्ल अब एसिड है कोई भी चीज़ जो किस तरह की, क्या उसका नेचर, हमें उन्हें चेक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। तो हम इन्हें किसकी सहायता से चेक करेंगे, नहीं हम सूचकों की सहायता से चेक करेंगे। एक्चुअली जो सूचक होता है वो इस तरह का विलयन होता है जिसके अंदर अगर उसको हम अम्ल में डालेंगे तो रंग चेंज हो जाएगा, क्षार में डालें तो रंग चेंज हो जाएगा। मतलब सूचक की मदद से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि कोई चीज़ कितनी अम्लीय कितनी क्षारीय है, क्षारीय है या अम्लीय है। और यहाँ पे अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके क्या बनाते हैं, लवण। अम्ल मैंने बताया था, अम्ल और क्षार जब मिलेंगे, ए फॉर अम्ल और बी फॉर बेस जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, तो बनाते हैं वो लवण। लवण बनाएंगे और साथ में बनाएंगे जल। जल मतलब H2O, और यहाँ पे साथ में रिलीज होगी हीट। जो हीट है हमारी वो रिलीज़ हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बने रहिए मेरे साथ है मेरे चैनल पर। तो मैं आपको कराने वाली हूँ 7th की NCERT फुल की फुल, उसके बाद कराऊंगी 6th की, 8th की, 9th की, 10th की एंड सो ऑन। इस तरीके सारी NCERT को कराऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या कुछ आपको डाउट रह गया, तो मैं कोशिश करूँगी आपको कवर करा पाऊँ डाउट को। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर